Hello students. In last video, up to last video, we have all completed the asexual mode of reproduction, the types, vegetative propagation and all that. And in this video, we will start with sexual reproduction. And what is sexual reproduction? We have already discussed. Sexual reproduction क्या होता है? वो reproduction in which the two parents are involved. The mode of reproduction in which two parents are involved is known as sexual mode of reproduction. ये हमने starting में भी discuss किया था. Then we also discussed many features of this sexual reproduction, that this is sexual mode of reproduction is commonly adapted by कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अब देखिए क्यों है उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहाँ पे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर इतनी स्पेशलाइज लोअर ऑर्गेनिजम्स थे जहाँ पे उनके अंदर इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं थी, उनके स्पेशल सेल्स नहीं थे उनके पास, और ओनली फ्यू सेल्स वर परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस. बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो क्या हुआ कि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स व स्पेशलाइज्ड, अलग अलग सेल्स जो है स्पेशलाइज हो गए, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स पर्टिकुलर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स दे फॉर्म्ड एंड दैट परफॉर्म्ड अ वन पर्टिकुलर फंक्शन. जब हर सेल्स को अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन मिल गई है तो वहीं पे रिप्रोडक्शन का काम भी कुछ स्पेशल सेल्स को ही मिला. तो इसीलिए ऐसा नहीं होता कि जैसे कि कोई भी बॉडी पार्ट है छोटा सा, अगर कट जाए तो हम उसको, जैसे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में देख रहे थे कि कोई बॉडी पार्ट कट गया वो नया इंडिविजुअल बन गया, ऐसे नहीं होता. ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है हमें वो डिस्कस करना है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, हम उसमें डिस्कस करेंगे. बट बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ऑर्गेनिजम्स ऐसा इवॉल्व हुए, क्यों इतनी जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी आने के बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ऐसा क्या बेनिफिट था. तो अब देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है. डीएनए कॉपी होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी डिज़ाइन कॉपी करना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करना है, एंड मोर ओवर जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन होती है. तो जब मेन एक प्रोसेस होता है डीएनए कॉपिंग, जब ये डीएनए कॉपिंग होती है तो डीएनए कॉपी करते समय कुछ चांसेस हैं मिस्टेक हो जाए. देखो अभी क्या है, सपोज़ आप लोग क्या करते हो, नोट्स बनाते हो सभी बच्चे, है ना. तो हुआ ये कि एक बच्चे ने तो फटाफट नोट्स बना लिए साथ साथ, और कुछ बच्चे ऐसे थे, 4-5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए. फिर क्लास में क्या हुआ कि टीचर ने डेडलाइन दी है कि जी कल तक आपको अपने कॉपी सबमिट करनी है, यू हैव फॉर असेसमेंट ऑफ द क्लास नोटबुक एंड मार्क्स विल बी एंटर्ड फॉर दैट. तो क्या हुआ, सभी बच्चे फटाफट जिन्होंने नहीं कंप्लीट की थी वो भी कंप्लीट करेंगे. अब होगा क्या कि सभी बच्चे किसी बच्चे से कॉपी लेके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो उनके पास मटेरियल है ही नहीं ना, उन्होंने तो कलेक्ट किया ही नहीं. तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, देख देख के जो है उसको फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे. अब जब आप उसको वर्ड टू वर्ड देख के लिख रहे हो, आप उस एग्जैक्टली उसको कॉपी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप जब उसको कॉपी कर रहे हो तो कुछ आप मिस्टेक्स कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दो, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी. सपोज़ आप यही नोट्स हैं, आप यही कॉपी कर रहे हो एज इट इज़, ठीक है, देखते देखते कई बार क्या है कि बिल्कुल माइंड आप नहीं सोच रहे हो क्या कॉपी कर रहे हो, क्या एक्यूरेसी नहीं है, और एज इट इज़ आप इसको कॉपी कर रहे हो. कई बार हो सकता है कि आप क्या करो, जैसे आपने कॉपिंग वर्ड लिखा, उसमें से आपने वाई नहीं लगाया, COPING कर दिया उसको, ठीक है. ऐसे ही वेरिएशंस में आपने एन नहीं लगाया, इतना मिस्टेक हुआ आपके कॉपिंग में. लेकिन जब आप इसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अरे मिस्टेक हुई है कॉपिंग के दौरान, एरर तो हुआ है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ. इधर आपको समझ में आ रहा है अच्छा ये बनना था. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप जब कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो और वर्ड कुछ होना था और आप कुछ और लिख दो, और कई बार क्या होता है कि वो सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं निकल के आती है.
तो ये होता है वेरिएशन, यानी कि आपका कुछ नया चीज़ बन करके आए, लेकिन वो नया ऐसा था, आपकी जो नई सेंटेंस बनी वो ऐसी सेंटेंस थी जो गलत भी नहीं थी, बिल्कुल सही थी, मतलब उसको कोई टीचर जो है गलत भी नहीं ठहरा सकता, और कुछ अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन था उसका, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है ना। तो इस तरीके से जो है वेरिएशन आते हैं। अब क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ, जब आपने कॉपिंग के दौरान जब थोड़ी मिस्टेक थी तो टीचर भी उसको चेक कर देता है कि ठीक है भाई आपकी स्टेटमेंट गलत नहीं है, कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, ओके, उसको अंडरलाइन कर दिया जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई और टीचर ने उसको चेक कर दिया। अब अगर हुआ ये, किसी बच्चे ने क्या किया है, उसने यही नहीं देखा मुझे क्या लिखना था क्या नहीं, बस लिखे जा रहा है, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, और उसने बहुत ही गलत स्टेटमेंट उतार लिया, जो कि सपोज़ उसने लिखा, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ उस बच्चे ने क्या लिखा कि वेरिएशंस आर हेल्पफुल उतारा, उसके बाद उसने लिखा, बाकी 2 लाइन वो भूल गया लिखना उसमें, बाद में उसने लिखा डाइस और जनरेशन ऑफ वेरिएशन इज स्लो प्रोसेस, यहाँ से उसने कॉपी कर लिया, बाकी स्टेटमेंट उसको बातें करते करते लिख रहा था, बाकी स्टेटमेंट उसने लिखी ही नहीं। अब होगा क्या, जब टीचर उसको चेक करेगी कॉपी, तो क्या होगा, टीचर एक बड़ा सा क्रॉस लगा देगा कि ये स्टेटमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, और ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपको भाई दोबारा कॉपी बनानी है। तो अब इसको वेरिएशन से आप डीएनए कॉपिंग से आप इसको कोरिलेट करके देखो। अब क्या होगा, जैसे जब डीएनए कॉपी हो रही है, तो जहाँ डीएनए कॉपिंग में वैसे तो क्या है कि डीएनए कॉपिंग इतनी एररलेस है, बहुत एक्यूरेसी के साथ होता है, ये काम बहुत एक्यूरेसी के साथ में होता है। आप इसको पढ़ोगे जब 11th-12th में, अगर आप बायो के साथ कंटिन्यू करते हो तो 12th में आप इसके केमिकल बेसिस पढ़ोगे, केमिकल के उस पे लेवल पे पढ़ोगे कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है सारा काम। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ काम होता है, बट स्टिल नो, वी से दैट नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज 100% accurate. So that means there 1 in million there is a chance of being error in copying. कॉपिंग के समय एरर हो सकता है, 1 in million एक चांसेस हो सकता है। तो उस कॉपिंग के दौरान वो जो एरर हुआ वो ऐसा था कि एक्सेप्टेबल, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि इतना मिस्टेक नहीं था, वो थोड़ा सा था, काम चल रहा है, सेल का भी चल रहा है, तो सेल को भी कोई दिक्कत नहीं आई उस डीएनए के साथ में काम करने के लिए। लेकिन सपोज़ वो एरर इतना बड़ा है, एकदम से बहुत ज़्यादा एरर हो गया कि आपने, मतलब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि सेंटेंस यहाँ से यहाँ उसने उतारा है बच्चे ने और बीच का नहीं लिखा, बहुत बड़ा अगर एरर है तो क्या होगा, उस डीएनए में अगर इतना बड़ा एरर होगा तो सेल उस डीएनए के साथ काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल को काम करने के लिए भी जो डायरेक्शंस, इंफॉर्मेशंस है, सब डीएनए में छिपी हुई हैं, और इतनी बड़ी मिस्टेक होगी तो सेल भी नहीं सर्वाइव करेगा। तो इतने बड़े वेरिएशन के साथ, इतने बड़े चेंजेस के साथ तो सेल भी नहीं सर्वाइव करेगा। और जो छोटे वेरिएशन, जो छोटे एरर है डीएनए कॉपिंग में, वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल में है, ठीक है, और उस इंडिविजुअल, सपोज जनरेशन एक पेरेंट से जनरेशन 1 में आ गए, ठीक है, कुछ एरर कॉपी होके फिर वही उसके नेक्स्ट जनरेशन में चले गए उस एरर के साथ, और कुछ नए चेंजेस के साथ, हल्की हल्की कोई मिस्टेक्स होते, तो ऐसे चलते चलते जो फाइनली जो आपके पास एक इंडिविजुअल होगा आफ्टर जनरेशन, तो जो ओरिजिनल इंडिविजुअल है उसके मुकाबले में उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होंगे। और क्योंकि वेरिएशन एक्सेप्टेबल थे कि इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इन ऑर्गेनिजम्स की एक एक जनरेशन में डेथ भी नहीं हुई, तो इसीलिए सर्वाइव कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये वेरिएशंस हो सकता है हेल्पफुल भी हों उनके सर्वाइव करने के लिए और उनके उस स्पीसीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो अब बात आती है, चलो पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी को आप सेंटेंस में देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस, डीएनए कॉपिंग हो रही है। एरर इन डीएनए कॉपिंग रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, अगर एरर हो गया तो क्या हो गया, वेरिएशन हो जाएगी, यानी कि कुछ
चेंजेस आ सकते हैं। और वेरिएशन जो है वो हेल्पफुल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में, स्पीसीज़ के सर्वाइवल में, जो कि हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था ना बैक्टीरिया का, कि सपोज एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर उसके डीएनए कॉपिंग के दौरान कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उस समय पे नहीं पता है कि क्या चेंजेस आ गए हैं। सपोज उस बैक्टीरिया के अंदर हीट को बर्दाश्त करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है उसी में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है और ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है। तो फिर क्या होगा कि सपोज अ कंडीशन इज क्रिएटेड वेयर देयर टेम्परेचर इज़ वेरी मच इंक्रीज, इन दैट कंडीशन ओनली दोज बैक्टीरियाज carrying those genes with heat resistance will survive and the other will die out, और बाकी सब मर जाएंगे। तो फिर अब जो नया बैक्टीरिया बचा हमारे पास, अब वो क्या है, ओरिजिनल स्पीसीज़ क्या था, जैसे मैंने क्या ना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यहाँ पे ओरिजिनल स्पीसीज़ हमारे पास क्या था, इट वॉज नॉट हीट रेसिस्टेंट। लेकिन जो हमारे पास नया जो बैक्टीरिया निकल करके आया आफ्टर मैनी जनरेशन, इट वॉज हीट रेसिस्टेंट, इट कुड टॉलरेट हीट, एक ए वाइड रेंज ऑफ हीट, टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेट कर पाता। तो ये बैक्टीरिया क्या है कि ये एक नया स्पीसीज़ हमें मिल करके आया जो हीट रेसिस्टेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या है कि वेरिएशन इज हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, एंड इफ डीएनए कॉपिंग इज लेस एक्यूरेट और हैविंग मोर वेरिएशन देन द सेल वुड डाई, एंड सो जनरेशन ऑफ वेरिएशन विल बिकम अ वेरी स्लो प्रोसेस। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें एरर हुआ, बहुत बड़ा एरर हुआ, तो वो सेल सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ही नहीं करेंगे, और जो वेरिएशन आने का जो चांसेस है वो कैसा हो जाता है, इम्पॉर्टेंट कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस बन जाता है। वेरिएशंस आना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन आना एक स्लो प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वेरिएशन उतना ही एक्सेप्टेबल है जितना कि सेल जिंदा रह सके, उतना एक्सेप्टेबल है। और एक बार में अगर बड़ा चेंज आ रहा है, आप बहुत नया मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है एक बार में। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो वेरिएशन है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, अगर सिर्फ धीरे धीरे आपके एक एक उसमें चलता है। इसीलिए देयरफॉर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेरिएशन सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर। दिस इज योर आंसर, कि हमारा आंसर क्या है कि why sexual mode of reproduction is required to increase the speed of variation, sexual mode of reproduction is there, this was adapted, कि वेरिएशन के जो है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, जैसे वेरिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाने के लिए, ताकि वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल हो, डाइवर्सिटी स्पीसीज़ में हो। जो इतनी डाइवर्सिटी हमें नज़र आ रही है स्पीसीज़ में, डिफरेंट एक ही जो स्पीसीज़ में इन कलर्स एंड उनके शेप्स, एंड देर आर वेराइटी ऑफ स्पीसीज़ हैव इवॉल्वड इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, एंड उसके लिए उसको स्पीड अप करने के लिए वो स्पीसीज़ इतने इवॉल्व किसके लिए हुए, बेसिस क्या है एवोल्यूशन का, इतने सारे स्पीसीज़ बनने का बेसिस है वेरिएशन, और इस वेरिएशन का जो प्रोसेस है इसको स्पीड अप करने के लिए क्या बना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो क्यों बना, वाई, हमने कहा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन को इंक्रीज करने के लिए। क्यों इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज जो ये वेरिएशन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, बिकॉज जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज़ इन्वॉल्विंग DNA from two parents, sexual mode of reproduction it involves two parents। तो क्या है कि जो DNA है दो पेरेंट्स से जो आ रहा है, दोनों में अपने अपने वेरिएशन है, दोनों तरफ के वेरिएशन है, एंड देन दिस विल रिजल्ट इन न्यू कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन एक अच्छी वैरायटी में रिजल्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है वेरिएशन
को स्पीड अप कर पाते हैं। देखो, ईच न्यू वेरिएशन इन डीएनए कॉपिंग ऑल्सो कंटेन्स वेरिएशंस accumulated from previous generation, variations accumulated from previous generation। suppose कि जो you and me, हम जो वेरिएशंस कैरी कर रहे हैं, हमारे अंदर वो वेरिएशंस हैं जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना कि ओके एंड टेस्टेड बाय द नेचर, क्योंकि वो सही थे, वो वेरिएशन बहुत नुकसान करने वाले नहीं थे, तो इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो देखो, सही थे ये हम कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बेटा, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट की वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जो कि नुकसान वाले भी होते हैं, जैसे हीमोफीलिया जो एक जेनेटिक डिजीज़ है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अब एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो बेनिफिशियल हैं वेरिएशंस और आगे चल के एवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन will have different patterns of variation, this is true। कि जो 2 इंडिविजुअल हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उनमें क्या है, जो वेरिएशन है वो अलग अलग पैटर्न के हैं, क्योंकि वो अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ से वो जीन कैरी कर रहे हैं, तो उनके अंदर देयर इज़ अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट, एंड देन कंबाइनिंग ऑफ दिस वेरिएशन फ्रॉम 2 इंडिविजुअल्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ new combination, that is a new type of variation which is necessary for evolution, जो किसके लिए necessary है, evolution के लिए, ठीक है। अब ये इतना तक 8 पॉइंट्स जो मैंने अभी इधर लिखे हुए हैं, दिस इज़ व्हाट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे देखो पेज नंबर 133 में आप पहले क्या करना, इसको पढ़ना, ये जो दिया हुआ है वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर आप अपने नोट्स देखना साथ साथ में, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसके लिए इतना आप पॉइंट्स उसको लिखोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट एक लाइन छोड़ करके फिर कुछ पॉइंट्स जो है आप इसमें इसी का कंटिन्यूटी है, बट इन पॉइंट्स को आप सेपरेटली लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बात यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों थी, कि जो वेरिएशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, ताकि ज़्यादा, अब 2 जगह से जब वेरिएशंस कंबाइन होंगे और ऑलरेडी दे आर नोवल यानी ऑलरेडी जो नेचर ने उसको टेस्ट किया हुआ है, तो दे कैन बी विदाउट एनी जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम, दे कैन बी कैरिड टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन पे कैरी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत थी। अब बात आती है, क्योंकि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स, एंड सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, तो दे आर हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो उनके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, डीएनए। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ बेटा, कभी हम क्रोमोसोम कहते हैं, कभी डीएनए कहते हैं, तो आपको ये ऐसा कंफ्यूज तो नहीं होती कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। एक रस्सी है आपके पास, ठीक है। उस रस्सी को आपने खोल दिया, अब आपके पास जो रस्सी है ट्विस्टेड है ना, उसमें बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ट्विस्ट हैं उसके अंदर, तो वो जो ट्विस्ट हैं आपके क्रोमोसोम हैं, ठीक है। अब उसी रस्सी को आप खोल दो, फैला दो, बिल्कुल उसका एक एक धागा जो है खोल दो, बिल्कुल सीधा कर दो, वो क्या है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए कहें या क्रोमोसोम कहें, दोनों ही किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। जब डीएनए ही ट्विस्ट होके कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर हर स्पीसीज़ में जो है क्रोमोसोम नंबर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी कि एक स्पीसीज़ में होमोसेपियंस के अंदर अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम्स अगर हैं, तो दैट मीन्स कि सभी, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो या अमेरिका को, कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द स्पीसीज होमो सेपियन। अब
अब एक पेरेंट में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरे पेरेंट में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हम कहते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से नया इंडिविजुअल बनेगा, तो दैट विल हैव 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एंड उसका जो नेक्स्ट जनरेशन फिर 46 एक से, फिर 46 एक से, तो क्या होगा फिर, और वो जो नंबर है बहुत ज़्यादा, इट विल गो बियॉन्ड 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर कंटिन्यू होते रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो सिर्फ डीएनए हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, या फिर क्वेश्चन है कि हाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर हाउ द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन अ स्पीसीज। किसी भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस स्पीसीज में जो डीएनए है या जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको कैसे कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। तो वो कैसे मेंटेन किया जाता है, अब आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक बताया था सेल डिवीजन होता है मियोसिस। हमने कहा था मियोसिस एक सेल डिवीजन, एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर रेड्यूस टू हाफ द नंबर। जितने एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ हो जाता है। और ये मियोसिस जो है इट अकर्स ओनली इन गोनैड्स। व्हाट आर गोनैड्स? गोनैड्स होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस जो है इस तरह का डिवीजन गोनैड्स में होता है। और इनमें क्या होता है, जो गैमेट्स हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है। देखो, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, then the amount of DNA will become twice. This is fact. So to solve this problem, only half amount of DNA is transferred to new generation with the help of germ cells or gametes. germ cells या फिर gametes से। और ये germ cells या gametes बने कैसे? ये बनते हैं गोनैड्स में, और किसकी मदद से, किस तरह के डिवीजन से? मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। तो अब जब बिकॉज ऑफ गैमेट्स या जर्म सेल्स में द डीएनए और द क्रोमोसोम इज हाफ, सो फ्रॉम व्हेन द डीएनए फ्रॉम टू पेरेंट्स इज कमिंग देन द नंबर वुड बी मेंटेन्ड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड जो है वो नंबर जो है मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और ये जो गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है, इन गोनैड्स में जब गैमेट्स बनते हैं या जर्म सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। हाँ, तो ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स कहाँ बनते हैं? गोनैड्स में। अब देखो, अब जब गैमेट्स बन गए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स फ्रॉम द टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। तो जब द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल हैपन, व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल हैपन, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये एक टर्म है, डेफिनेशन है 1 मार्क्स के लिए अपने आप में। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर और अगर आगे बात करें तो फर्टिलाइजेशन, फिर फर्दर यू कैन से इट्स ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट हमें वहाँ डील नहीं करनी है, तो देन विल जस्ट बी अराउंड आवर NCERT, not more than that. Now, in very simple organisms, male and female gametes are similar to each other. अब जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जैसे लोअर, नॉट छोटे, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि निमेटोड्स में बात करें, हम एनिलिड्स में बात करें, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अपीयरेंस में, साइज में जो है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। बट when in complex organism, male and female gametes are different, वो अलग होते हैं।
where the female gamete being the larger in size and the male gamete being smaller in size. See, male gamete is smaller and movable, while the female gamete is large and contains stored food. देखो, सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या खास बात होगी कि देर आर टू इंडिविजुअल्स, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल, एंड मेल्स विल प्रोड्यूस मेल गैमेट. एंड मेल गैमेट्स की क्या खास बात होती है, क्या स्पेशलिटी, दैट दे आर मोटाइल, दे आर मूवेबल, वेयरएज इन फीमेल गैमेट जो है इट इज़ लार्जर इन साइज एंड इट कंटेन्स स्टोर्ड फूड. Why? Because after fusion of male and female gamete, that is after fertilization, then what is formed is zygote. After fusion of male and female gamete, what is formed is zygote, and this zygote will develop into new organism. ठीक है. तो अब जब जाइगोट डेवलप होगा, उसमें सेल डिवीजन होंगी, डिफ्रेंसिएशन होगा, तो उस सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, बेसिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी. तो वो सब कहाँ से आएगा, किसमें स्टोर्ड है, दैट इज स्टोर्ड इन द फीमेल गैमेट. वो सब है फीमेल गैमेट में स्टोर्ड. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड ये जो है आपका वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अपने एनसीईआरटी से आप इसको रीड करो, समझने की आप इसको कोशिश करो. बहुत सिंपल है. और ये जो पोर्शन है, आप इसको एनसीईआरटी में एक बार आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा बस कुछ भी नहीं है, बात इसमें कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने का. लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, थरोली पढ़ो और नोट्स बनाओ अपने. ठीक है, ओके.